ये पेपर टू का साइंस है और कॉन्सेप्ट्स के रिलेटेड है। तो फफूंद से ताल्लुक रखने वाले नबातात कौन से, अभी फिर से जवाब दीजिए जो जो नहीं थे। उसका है फोर्थ वाला है। तो फैली या फिर मुर्दाखोर होते हैं फफूंद से ताल्लुक रखने वाले नबातात। तो फैली या मुर्दाखोर। सल्फ्यूरिक एसिड की असासियत, अब इसके हिसाब से हम देखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड की असासियत कितनी रहेंगी। उसकी है थ्री थ्री। थर्ड सही है उसका, और थ्री असासियत रहेंगी। अगर एक गेंद को इमारत की छत से गिराया तो सतह पर 3 सेकंड में पहुंचती है, तो इमारत की बुलंदी कैसे मालूम करते हैं। स्पीड, टाइम, वेलोसिटी उसके फॉर्मूले में रखकर कितने मीटर है। तो इसमें डिस्टेंस, डिस्टेंस का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम ऐसे में आता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पे डिस्टेंस आ गया तो टाइम वेलोसिटी ऐसे मालूम कर सकते हैं। तो उसको हम बाद में देखेंगे उसके तरीके। जिसका सही जवाब रहेगा फोर्थ आ रहा है 44.1। अब गूंजी अजसाम क्या है, उसमें थैले की तरह साख्त को क्या कहते हैं। पहले किसने इसका जवाब क्या दिया था 124 का। उसका है सेकंड सिस्टर्नी। सिस्टर्नी गोंजी अजसाम। गोंजी अजसाम मतलब क्या होता है। गोंजी अजसाम में थैले की तरह की साख्त जो होती है तो सिस्टर्नी कहते हैं। भारी पानी का 1 ग्राम मोल कितने ग्राम भारी पानी के मसावी होता है। तो ये देखना है अभी हमें कितना होता है। वो है फोर्थ आ रहा है उसका 20 ग्राम के। भारी पानी का 1 ग्राम मोल 20 ग्राम भारी पानी के बराबर में होता है। 6 ग्राम है, पानी को अगर 0 डिग्री सेल्सियस से हरारत दी जाए तो हजम कैसे होगा, बढ़ेगा, कम होगा। अभी इससे पहले कौन सा जवाब दिए थे ऑनलाइन से। ऑप्शन थर्ड। थर्ड दिए थे तो थर्ड नहीं ले रहा है अभी भी। सेकंड आ रहा है कि 4 डिग्री तक जो है तो घटेगा। अब इसको इससे चेक करते हैं कि दूध के दांत जो इंसानों में बोलते हैं तो वो, अगर ये 1 आ गया तो मतलब ये आंसर की सही चल रही है, तो ये 1 इसका सही जवाब है। तो दूध के दांत 20 होते हैं, तो उस हिसाब से 4 डिग्री तक ही घटेगा 0 डिग्री सेल्सियस से हरारत दी जाए तो। टाइटन, इसमें से कौन सा चांद का सितारा या सैयारा क्या है। अतारुद है, जहरा, मिश्तरी, जहल। टाइटन किसका चांद या सैयारा है। मतलब जैसे हमारा चांद जमीन का मून है, तो इसमें से किस प्लेनेट का जो है तो चांद या सैयारा है टाइटन, किसका है। सही जवाब है फोर्थ वाला, जहल। जहल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में। प्लेनेट के नेम्स जो होते हैं, उर्दू और इंग्लिश। देखिए, मर्क्यूरी को अतारत कहा जाता है, वेनस को जोहरा, अर्थ जमीन हो गई है, मार्स मरीख, जुपिटर मिश्तरी, और सैटर्न जोहल। तो जहल मतलब सैटर्न। यूरेनस को यूरेनस ही कहा जाता है। तो उर्दू में और उसके नाम इस तरह से। तो जहल मतलब सैटर्न। हाँ, जो लोग स्क्रीनशॉट या फिर लिखना चाह रहे लिख लीजिए। और नेपच्यून को नेपच्यून ही कहा जाता है, ये उर्दू में उसके नाम है। और जो कि सन के ताल्लुक से आता है, सन जो है तो प्लैनेट्स में नहीं काउंट होता। अगर किसी जिस्म को मुकर आईने के नुक्ते मासिका और कुतुब के दरमियान रखा जाए तो बनने वाला अक्स कैसा होता है। मुखर आईना है, एक मुहद्दिब आईना होता है, एक मुखर, और एक कौन सा होता है ट्रांसपेरेंट टाइप का एक आता है, एक नीम मुखर ऐसा कुछ होता है। 2-3 किस्म के अक्से और आईने। तो मुखर आईने के हिसाब से हकीकी और उल्टा छोटा होगा, हकीकी उल्टा और बड़ा, हकीकी सीधा और बड़ा, या मजाजी सीधा या बड़ा। इसमें से क्या रहेगा। ऑप्शन फोर्थ।
तो फोर्थ बिल्कुल सही जवाब है कि मजाजी सीधा और बड़ा। मजाजी मतलब क्या होता है? मतलब एक तस्वुरी टाइप में। मुखर आने के नुक्ते मासिका और कुतुब के दरमियान अगर रख दिया जाए तो बनने वाला अक्स मजाजी सीधा होता है और बड़ा होता है दोनों। लाजवंती छोटी मोटी। छोटी मोटी है या छुई मुई? तो छोटी मोटी के पत्तों की हरकत किसकी वजह से होती है? इर्त्याश, हार्मोनिसिटी, शुआई रगबत, या निक्टिनेस्टी? निक्टिनेस्टी, फोटोनेस्टी, सिनोनेस्टी यानी इर्त्याश, और थर्मोनेस्टी। ऑप्शन फर्स्ट। फर्स्ट। तो फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब है कि लाजवंती छुई मुई के पत्तों की हरकत इर्त्याश टाइप में होती है। सीजनोनेस्टी। एक कार की चाल अगर 3 गुना ज्यादा होती है तो कार की तवानाई बिल हरकत कितने गुना हो जाएंगे? तो एक चाल बोले तो स्पीड के ऊपर है सवाल। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वगैरह, इस तरह से करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये वाले सवाल को हम बाद में नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं। पहली नामियाती शय जो तजुर्बा गाम है। अगर जिसने मैथ्स पढ़ लिया है, पहले के वीडियोस जो बनते जा रहे हैं अभी मैथ्स पर, तो जिसने मैथ्स पढ़ लिया है तो उसको ये चीजें आसान हो जाएंगी। और इसका आंसर हम देख लेते हैं जो आपको सॉल्व करने में मदद करेगा। तो उसका है 3 9। तो चाल 3 दी हुई है। हाँ, तो उस हिसाब से उसको फॉर्मूले में रखना होता है। पहली नामियाती शय जो तजुर्बे गाह में गैर नामियाती मुरक्कबात से बनाई गई। नामियाती शय क्या होती है और गैर नामियाती शय? पहली नामियाती शय जो तजुर्बे गाह में गैर नामियाती मुरक्कबात से बनाई गई। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? साइंस और मैथमेटिक्स ये दो चीज ऐसी है कि इसमें मैथ्स भी मतलब पेपर वन जैसा मैथ्स नहीं आता, बहुत हार्ड आता है। और साइंस भी जो है तो ईवीएस जैसा नहीं आता। तो नामियाती और गैर नामियाती क्या चीजें होती हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंस बोलेंगे हम नामियाती को, और इनऑर्गेनिक मतलब गैर नामियाती, इसको हम कह सकते हैं। तो यूरिया है, इथेल अल्कोहल, मीथेन या इथेन, कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट। फर्स्ट हम चेक करते हैं। तो फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब है, यूरिया। ये पहली नामियाती शय जो तजुर्बा गाह में गैर नामियाती मुरक्कबात से बनाए गए। बहुत अच्छे जवाब आ रहे हैं आपके। प्योरिफिकेशन यानी किससे होने वाला तज्जिया है? कार्बोहाइड्रेट के हवा बाश ऊर्ध्वनी जानदारों से, या चर्बी के हवाबाज ऊर्ध्वनी जानदारों से, या फिर रिबोहाइड्रेट के गैर हवाबाज ऊर्ध्वनी जानदारों से, या प्रोटीन के हवाबाज ऊर्ध्वनी जानदारों से? प्योरिफिकेशन। उसका है फोर्थ वाला, प्रोटीन के हवाबाज ऊर्ध्वनी जानदारों से प्योरिफिकेशन है, तज्जिए। चर्बी कार्बोहाइड्रेट नहीं रहेगा, प्रोटीन के हवाबाज। अब देखिए, 100 ग्राम कमियत और 20 जूल तवानाई बिल हरकत वाले जिस्म का मेयार हरकत क्या होगा? तो इसके फॉर्मूले में रख के इसको सॉल्व करना होगा आप। इसका जवाब आपको हिंट में दे देते हैं अभी। उसका है फर्स्ट 2 kg मीटर पर सेकेंड। और ऐसे सवाल को बाद में हम डायरेक्टली पूरे सॉल्व करने वाले एक साथ में ले लेंगे। जर्द फास्फोरस को किस में रखा जाता है? मिट्टी के तेल में, पानी में, ईथर या अल्कोहल में? जर्द फास्फोरस को किस में रखा जाएगा? उसका है सेकेंड, पानी में। फलों और फूलों को उनका नारंगी और पीला रंग किससे हासिल होता है?
लीकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट या प्रोटोप्लास्ट? हेलो। ऑप्शन टू। टू, क्लोरोप्लास्ट। नहीं, इसका जवाब है थर्ड, क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट क्या होता है हम देखते हैं, और इसको क्रॉस चेक भी करते सही है। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट आर organelles that stores and synthesize carotenoids, which are pigments that give color to fruits, flowers, roots and tubers. तो ये क्रोमोप्लास्ट है। इसका फंक्शन क्या है? क्रोमोप्लास्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्टिंक्टिव कलर ऑफ फ्रूट्स, फ्लावर, रूट एंड एजिंग लीव्स। दे ऑल्सो प्ले रोल इन क्रॉस पॉलिनेशन, अगर क्रॉस पॉलिनेशन पे भी आ जाता है, और सीड डिस्पर्सल का भी, एनिमल और इंसेक्ट्स के थ्रू जो डिस्पर्सल होता है तो उसमें भी आएगा ये। तो ये क्रोमोप्लास्ट का था। उसके बाद क्या था जिसमें आप कंफ्यूज हुए? आप क्लोरो और क्रोमो में कंफ्यूज हो गए। तो क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, तो जिसका थर्ड है क्रोमोप्लास्ट। पीएच का पैमाना क्या कहलाता है? पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पीएच वैल्यू फुल फॉर्म, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये होता है पीएच। पीएच का स्केल। और पीएच का क्या पूछा जा रहा है कि पीएच का पैमाना क्या कहलाता है? केल्विन स्केल कहलाता है, या फिर सोरेनसन स्केल, या फिर एवोगैड्रो स्केल, या फिर लिविस पैमाना, लिविस स्केल? पीएच पैमाने को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाएगा? इसमें डायरेक्ट नहीं आया, एसिडिटी और बेसिटी, लेकिन हमारे पास जो ऑप्शन है उसके हिसाब से हमें चाहिए पीएच पैमाना। तो हम चेक करते हैं, उसका सही जवाब है सेकंड, उसको कहते हैं सोरेनसन स्केल। अब इसको देखते हैं, हम सोरेनसन स्केल के बारे में पढ़ते हैं। सोरेनसन स्केल ऑल्सो नोन एज द पीएच स्केल, अब उसने दिया है a logarithmic scale that measures the acidity or alkalinity of a solution। तो दोनों का वही फंक्शन है, बस इसको ये कहा जाता है। नेक्स्ट है मकनातीसियस की यकीनी जांच क्या होती है? कशिश, दिफा, कशिश और दिफा दोनों, या मकनातीसी की कुव्वत, यकीनी जांच कब होती है? ऑप्शन थ्री। उसका है सेकंड, जो कि है दिफा, अट्रैक्शन और रिपल्शन। तो रिपल्शन दिफा में आ जाएगा। तो मकनातीसियत की यकीनी जांच ही है दिफा। अगर चार दुख्तर खलियों में तखलीली तकसीम, मियोसिस के बाद, पर खलिए में तीन क्रोमोसोम अगर पाए जाते हैं, तो पुरखे खलिए में कितने क्रोमोसोम होंगे? दुख्तर, नेक और खलिए बोले तो नान खलिए नहीं है, मियोसिस खलिए ये अलग है। कितना रहेगा इसका? इसका है थर्ड, सिक्स क्रोमोसोम्स। अगर चार दुख्तर खलियों में तकलीली तकसीम मियोसिस के बाद चार दुख्तर खलिए थे, पर खलिए में तीन क्रोमोसोम अगर पाए जा रहे हैं, तो पुरखे खलिए में, पुरखे मतलब क्या था, किसी को ये समझा नहीं होगा कि पर खलिए में अगर तीन है, तो पुरखे खलिए, पर खलिए मतलब क्या बोलना चाह रहा था कि पर यानी कि पर्टिकुलर एक, चार अगर खलिए, तो हर खलिए में अगर तीन है, तो
पुर करने वाले खलिए में टोटल क्रोमोसोम्स ऐसा पूछ रहा है। तो अब तीन के हिसाब से तो 12 हो रहे हैं एक हिसाब से, तो जोड़ी के हिसाब से कुछ 6 ऐसा जा रहा है मेयोसिस के ताल्लुक से। तो इसके बारे में थ्योरी पूरा पढ़ना रहेगा, तो जिसमें समझ में आएगा कि क्रोमोसोम्स कैसे कैसे वहां से डिवाइड हो रहे हैं। 27 डिग्री का मुतालिक दर्जे हरारत क्या होता है? मुतालिक दर्जे हरारत। उसका है सही जवाब 1। 300 के, 300 के 27 का मुतालिक दर्जे हरारत। नेक्स्ट है, बहुत सारे अनासिर की निस्बती जौहरी कमियत मुकम्मिल आदाद नहीं है, क्योंकि उनको कतई तौर पर सही मालूम किया जा सकता है या मुतय्यन करने के दौरान जौहर आयन में बोलते हैं। हमजा, हमजा मतलब आइसोटोप्स, आइसो मीन्स सेम, आइसोटोप्स का पाया जाना या कसाफतों का मौजूद होना। बहुत सारे अनासिर की निस्बती जौहरी कमियत मुकम्मिल आदत नहीं है, क्यों नहीं है इसका रीजन बताना है। ऑप्शन 3। हाँ, 3 बिल्कुल सही जवाब। हमजा आइसोटोप्स का पाया जाना, ये उसका रीजन है, जिसकी वजह से निस्बती जौहरी कमियत मुकम्मिल आदत नहीं है। एशेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया है जो कि इंसानों की आंतों में मौजूद होते हैं। वो किसके तज्जिए में मदद करते हैं? किसके तज्जिए में मदद करते हैं? एशेरिचिया कोलाई। ये बैक्टीरिया, ये जिस अपने अंदर ह्यूमंस के अंदर पाए जाते थे। ई कोलाई भी कह सकते हैं हम उसको, जिसको पूरा नाम पढ़ना नहीं आ रहा है। एस्चेरिशिया कोलाई, ई कोलाई इसके तज्जिए में मदद करते हैं। ऑप्शन 2। उसका है फोर्थ वाला, जो कि है विटामिन बी और के। दो में बी और सी था, तो बी सी नहीं बल्कि बी और के, विटामिन बी एंड के में हेल्प करते हैं। उसके बारे में अभी तो हमने इमेज देखी, अब उसकी डिटेल पढ़ते थोड़ी। is a group of bacteria that usually lives in your gut without hurting you, but some strain can make you sick with watery diarrhea. Helps the body break down and digest food. Bacteria that normally lives inside in our intestine helps in body breakdown and digest food. जैल में से कौन सी तवानाई बराह रास्त यानी कि डायरेक्टली शमसी तवानाई से हासिल नहीं होती? बर्री हरारती तवानाई, जियोथर्मल एनर्जी, मद्दो जजर की तवानाई टाइडल एनर्जी, लकड़ी की तवानाई वुड एनर्जी, या मादनी ईंधन फॉसिल फ्यूल्स। डायरेक्ट सूरज से नहीं हासिल होती। ऑप्शन 4। 43, उसका है 1, जो कि है बर्री हरारती तवानाई जियोथर्मल एनर्जी। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जियोथर्मल एनर्जी, geothermal energy is heat energy that comes from the earth's core and is a renewable energy source। रिन्यू भी की जा सकती है। उसके सोर्सेस ये है, इस तरह से यूजर्स क्या है कि जनरेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, हीट बिल्डिंग और नहाने के पानी के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। ऐसे जियोथर्मल एनर्जी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये देखिए जियोथर्मल एनर्जी, इसकी कोई भी एक इमेज हम ओपन करेंगे।
जियोथर्मल, यहाँ पर देखिए नीचे जियोथर्मल से प्रोड्यूस हो रही है। देखिए यहाँ पर उस पर हैंड रखने पर चला जा रहा है। जियोथर्मल रिजर्वर, हॉट ग्रेनाइट है, प्रोडक्शन वेल है, मतलब कुआ प्रोडक्शन वेल, इंजेक्शन एक वेल है, और इंसुलेटिंग रॉक एक उसके बीच में है, कूलिंग टावर एक है। ये जनरेटर लगा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी बन रही है वहाँ पे। टरबाइन है वहाँ पर, पंप का भी काम है। हीट एक्सचेंजर एक है जो हीट को एक्सचेंज कर रहा है। तो जियो थर्मल एनर्जी इस तरह से होगी। और जो डायरेक्टली सोर्स नहीं है, अब उसके बाद अगर हम देखें उस टाइडल एनर्जी के बारे में। टाइडल एनर्जी क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी है, सोर्स दैट हार्नेस द नेचुरल राइज एंड फॉल ऑफ टाइडेस टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। कभी टाइड्स की मदद से टाइडल पावर इस तरह से बनती है। तो इनडायरेक्टली जिसमें सन का भी यूज हो जाएगा टाइडल एनर्जी आने के वक्त में। ये इस तरह से इसके बारे में आपको देखना है टाइडल एनर्जी। ऐसे टाइडल एनर्जी इस तरह से भी बनाते हैं। तो इसके लिए क्या है कि डायरेक्टली जो सवाल पूछा गया था बराह रास्त हासिल नहीं होती, तो ये मतलब होती है टाइडल। लकड़ी की तवानाई, वुड एनर्जी, ये क्यों होंगी? वुड एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी है दैट कम्स फ्रॉम बर्निंग द सॉलिड। तो अब इसमें क्या रिलेशन है, मतलब सन का? और उसके बाद है मादनी ईंधन, फॉसिल फ्यूल। तो क्योंकि ये जियोथर्मल डायरेक्टली बराह रास्त नहीं इस्तेमाल हो रहा है इसमें शमसी तवानाई, तो इसके लिए बर्री हो जा रहा है क्योंकि वो जमीन के अंदर से हो रहा है। ये ऊपर है जिसमें सन का भी इस्तेमाल हो रहा है। और लकड़ी की तवानाई, सपोज कीजिए किसी ने कहा कि ये रात में अगर लकड़ी की तवानाई हासिल की जा रही है, तो लकड़ी की तवानाई जो है रिन्यूएबल सोर्स नहीं बना सकते उसको वुड शर्प से। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में देखिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है वो, लेकिन वहां पर उसका सन का इस्तेमाल हो सकता है। इसको अगर हम इंग्लिश में अगर देखें सवाल, तो उसको बनाना होगा तो जब हम उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू सोलर एनर्जी? उसका रीजन हमको यहाँ पर से मिलना। तो इसमें दे रहा है वैसे तो न्यूक्लियर एनर्जी है, रिलेटेड नहीं होती सोलार से। और उसके बाद देखिए अदर सोर्सेस नॉट रिलेटेड टू सोलार एनर्जी, ये भी दिया। जियो थर्मल भी दिया है उसमें। फिर टाइडल एनर्जी भी दिया है देखिए, कोल भी दिया है, वेव एनर्जी भी दिया है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी दिया है, और पेट्रोलियम भी दिया है। जिसमें आपने जो जवाब दिया तो फॉसिल फ्यूल्स। तो वो कह रहा है कि फॉसिल फ्यूल और बायोमास एनर्जी ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिराइव्ड है सन की एनर्जी से। या तो कभी डायरेक्टली होता है और इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। तो ये जुड़ा होगा बस फॉसिल फ्यूल, बायोमास एनर्जी और डायरेक्टली। अभी हम उसका आंसर देखते हैं। क्या हमने आंसर देखा था 143 का? तो ये फर्स्ट आ रहा था वैसे। तो हो सकता है कि ये आंसर के शायद वो जवाब दे दे। तो इसमें क्या है कि जियो थर्मल भी आ रहा है और टाइडल एनर्जी भी आ रहा है लकड़ी की, क्योंकि लकड़ी अगर रात में जलाए तो फिर उसमें तो सूरज की रोशनी नहीं है। और यहाँ पर ये क्लियर भी हो गया कि डायरेक्ट जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो सोलार से जुड़ी हुई नहीं है, सोलार से नहीं है डायरेक्टली। लेकिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली की अगर बात की जाए तो ये बायोमास एनर्जी ये है, फॉसिल फ्यूल एंड बायोमास एनर्जी, ये दो जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिराइव है सन की एनर्जी से।
लेकिन नॉट रिलेटेड टू सोलर एनर्जी जो है, तो ये जियोथर्मल, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे रहेंगे। तो ये कंफ्यूज करने के लिए इसमें ये सवाल आया था। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो अब देखिए, पानी किसकी वजह से उसे सरदाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? सरदाने मतलब पानी इनमें से किसकी वजह से उसे सरदाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? कम कसाफत, ज्यादा हरारत नोई, कम हरारत नोई, या ज्यादा कसाफत? अब जो समझ में आ रहा है तो उसके हिसाब से पहले जवाब देख लेते हैं। ये इसका है सेकंड, ज्यादा हरारत नोई की वजह से उसे सरदाने के लिए। यहाँ पर सरदाने से क्या मुराद है? क्या हो सकता है इससे? इसको कहा जा रहा है कि कूलिंग के लिए, मतलब सर्द करने के लिए को सरदाने किया जाए, मतलब कूलिंग के लिए जो इस्तेमाल किया जाएगा, तो वो रहेगा ओवर हीटेड करने के लिए। पानी ज्यादा हरारत नोई की वजह से उसे कूलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा हो रहा है इसका। हाँ, कूलिंग मतलब ठंडा करने के लिए। री ओ जैनिरो, रियो डी जेनेरो, इसमें मुनक्किद हुए विसंधरा इजलास अर्थ समिट 1992 में किसको अहमियत दी गई है? हवा की आलूदगी पर काबू पाने, आलमी दर्जे हरारत में बढ़ोतरी पर, हयाती तनों की बका के लिए, या अंटार्कटिका खित्ते का तहफ़्फ़ुज़ के लिए? कौन सा रहेगा? इसका देखिए थर्ड, रियो डी जेनेरो, इसमें मुनक्किद हुए विसंधरा इजलास अर्थ समिट 1992 में हयाती तनों की, कौन सा हयाती तनों की बका को अहमियत दी गई? अगर तार की लंबाई और इसके अर्ज तराशे के रकबे को निस्फ किया जाए आधा, तो इसकी मज़ाहमत कितनी होगी? निस्फ, दुगना, तब्दील नहीं होगी। तो इसको कैसा है, क्या होगी? सेकेंड है। सेकंड तब्दील नहीं होंगी। हाँ, बिल्कुल सही। कि तार की लंबाई और इसके अर्जी तराशे के रकबे को आधा कर दिया जाए तो मज़ाहमत तब्दील नहीं होगी। मुतवाजिन कीमियात के ऊपर सवाल है, जिसके ऊपर हम इसको बाद में देखेंगे। सूती आलूदगी के कानून 2000 के मुताबिक सनती इलाकों में ज्यादा से ज्यादा आवाज की हद कितनी होनी चाहिए? डेसिबल कितनी? 120 डेसिबल तक तो हमने कल देखा था कि सुन नहीं सकता इंसान। 60 डेसिबल थोड़ी सी इरिटेटिंग होती है। तो हद कितनी होगी? क्या 55 हो जाएंगी? ये 65 होंगे सर। उसका फर्स्ट 45 हद है, उसकी लिमिट 45। 45। हर जब डेसिबल होती है तो इंसान को बहुत ज्यादा इरिटेट होता है आवाज सुन के, और 120 तो बिल्कुल सुन ही नहीं सकता। एलपीजी में शामिल तेज बू वाली शय कौन सी है? इथेनॉल, इथेनॉल, इथिल मरकैप्टन, और इथिल ब्यूटेन। एलपीजी में तेज बू वाली शय कौन सी है इनमें से? तुर्श बू वाली। उसका थर्ड, इथिल मेरे मेरेप्टन, इथिल मेरेप्टन है उसका नाम। कौन सा बयान सही नहीं है? 1 केजी बराबर है 9.8 N, कमियत वाले जिस्म का वजन। मियारे हरकत सिमती मकदार है, कुव्वत गैर सिमती मकदार है। बैरूनी कुव्वत की गैर मौजूदगी में मियारे हरकत कायम रहना रहता है। तो कौन सा सही नहीं है, गलत बताना है। क्या कुव्वत गैर सिमती है? बैरूनी कुव्वत गैर मौजूदगी मियार हरकत कायम रहती है। तो लास्ट कायम रहना। और दूसरा पॉइंट, तो इसका देखते हैं, इसका है थर्ड वाला,
कुव्वत गैर सिमती मकदार है, ये गलत है। यानी कुव्वत क्या है, सिमती मकदार है, सिमत के हिसाब से। सिमत जो डायरेक्शन में देंगे उस टाइम, उस दिशा में कुव्वत जब लगाएंगे तो उस सिमत में लगेंगे। मियार हरकत जो है तो सिमती मकदार, मियार हरकत, हरकत भी सिमती मकदार है। मतलब गैर सिमती मकदार जा रहा है कुछ। नहीं, बाकी सब सही है। और ये गलत जो था वो हम नहीं ढूंढा, उसको सही करके पढ़ लेना है, और बाकी सारे सही है फिर। सही है ऐसा जो। हाँ, मियार हरकत भी सिमती मकदार है। और 1 किलोग्राम बराबर होता है 9.8 N के। कमियत वाले जिस्म का वजन होता है। हाँ। और बैरूनी कुव्वत यानी एक्सटर्नल जो फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स की गैर मौजूदगी में मियार हरकत कायम रहता है। मियार हरकत तो मतलब, इसका सेकंड है सर आंसर। हाँ, इसका थर्ड वाला आंसर है। मतलब गलत जो, ओके। मकदार है। हाँ, यानी बैरूनी कुव्वत की गैर मौजूदगी में कैसा होगा कि सपोज कोई भी चीज ऐसी है जो कांस्टेंट अपनी रफ्तार से चल रही है, तो वो चलते हुए में, मतलब न्यूटन के लॉ के ऊपर ही सवाल कहा गया था। कल ये मीटिंग खत्म हो गई थी, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम देखेंगे अभी। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के ऊपर ही सवाल था कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और कंटिन्यू मूविंग। यहाँ पर क्या हो गया, मूव होता रहेगा, जैसे कि एक बॉल है, इन स्ट्रेट लाइन एट कांस्टेंट स्पीड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स, जो कि बैरोनी कुव्वत है, एक्ट्स अपॉन इट। जब तक कोई उसको बैरूनी कुव्वत से कोई उसको किक नहीं मार देता, तो तब तक जो है तो वो चलता रहेगा कांस्टेंट स्पीड से। या तो क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा, या तो आराम एक जगह रहेगा, या फिर कंटिन्यू मूव होता रहेगा, जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर अप्लाई नहीं होती। तो ये लॉ को कहते हैं ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया, ऐसे कुछ। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में नेट फोर्स वगैरह एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में दिया गया कि हॉकी टेबल जो है यूज किया गया, या फिर ये जो इमेज है इससे समझ लीजिए डायरेक्ट फुटबॉल की। तो इसमें क्या था कि बैरोनी कुव्वत की गैर मौजूदगी, मतलब अभी मौजूद लगाई नहीं गई एक्सटर्नल फोर्स, तो म्यार हरकत जो था कांस्टेंट हरकत, वो कायम रहती है, कॉन्स्टेंटली मूव होती रहती है, सही जवाब। और म्यार हरकत मतलब वही कांस्टेंट स्पीड, सिमत सिमत में जाएंगी, जो भी सिम की तरफ चढ़े उसी सिम चलेंगी, गैर सिमती नहीं रहेंगी कुव्वत। कि अगर उसको जिस सिम्त मारा तो उसका अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, वैसा नहीं है, इस तरह। अब ये तो हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी देखना है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये स्टेट करता है कि दैट नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सेलरेशन। कि उसका जो मास है, हजम, और उसका जो एक्सेलरेशन है, स्पीड, उसके वो बराबर होता है, उसका डिफरेंस इस तरह से, फोर्स चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इसमें नेट फोर्स एक्टिंग जो हो रहा है ऑब्जेक्ट पर, वो बराबर रहेगा प्रोडक्ट के उसके मास के बराबर और उसके एक्सेलरेशन के बराबर। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ थर्ड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हो गया। थर्ड अगर बात करें हम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है न्यूटन का कि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यहाँ पर अर्थ है और यहाँ पर बुक है। दिस मीन्स दैट व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट दे अप्लाई फोर्सेस टू ईच अदर दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। कि अपना फोर्स लगाएगा, ये बुक अपना लगाएगा, अर्थ अपना लगाएगा, जो कि अपोजिट होंगे डायरेक्शन में और इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में। इस तरह ये तीन लॉ के ऊपर सवाल आपको घुमा फिरा कर पूछे जा सकते हैं। तो ये हो गया मतलब पेपर टू साइंस का, जो कि थोड़ा सा कोशिश वाले थे, जो जो दे सकते थे ऑब्जेक्टिव वाले। अब सॉल्व करने वाले जो क्वेश्चन है तो उसको भी हमको बाद में देखना होगा कि मसावत है तो इसको समझना होगा। इस तरह से आगे नेक्स्ट सेशन में उसको करेंगे।